बाकी सभी लोग अपनी पीपीटी तैयार कर लें, ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास अच्छा समय मिलता है और मिला भी अभी तक। तो वो मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, एक जगह पे बैठे रहना, मोबाइल या स्क्रीन पे देखते रहना, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें करनी तो हैं ही। ठीक। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। हाँ जी, हाँ। पूछिए, आप लोग बताइए इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। सही हाँ। सही जगह जा रहे हो, बस केवल आप वहां से अपनी पीपीटी चूज करिए बस। जहाँ अच्छा। गए थे वहीं से बस बैक स्पेस दबा करके वहां से आप केवल पीपीटी पे जाइए। वहां से बैक होके जैसे गए थे वैसे ही जाइए, सही जा रहे थे। स्क्रीन शेयर के ऑप्शन पे जाइए, हाँ। थ्री डॉट पे। हाँ, स्टार्ट नाउ आया है। स्टार्ट नाउ करने के बाद शेयर, स्टॉप हाँ यहाँ शेयरिंग से लिख के। बैक करिए। ऊपर अच्छा, बैक बैक। का ऑप्शन है, एरो का। बैक होके हाँ, तीर लगी है वही, जो। हाँ वही क्लिक करिए। हाँ, कहिए। क्लिक किए। हाँ, अब यहाँ से बैक करते फिर जाइए, अपने जहाँ पीपीटी है वहाँ चले जाइए। बैक करके फिर हाँ हाँ, मिनिमाइज कर बैक दे। करिए अपनी स्क्रीन से, जो स्क्रीन है, डिस्प्ले। हाँ हाँ, मिनिमाइज कर लो। अब व्हाट्सएप खोले। व्हाट्सएप पे है। हाँ व्हाट्सएप पीपीटी शो जाकर कराइए, पीटी है। दिख रही स्क्रीन आपकी। हाँ, जहाँ पीपीटी है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। दिख रही है। हाँ, दिख रही दिख है। रही हाँ, है। दिख रही है। हाँ, शो हो रही। फुल स्क्रीन कर दीजिए। फुल। अब दिख रही है। ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है, एकदम यस सर दिख रही है। ठीक है। तो हमारा प्रेजेंटेशन है और हमारा आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो उसके अंतर्गत हमारी जो अनुक्रमणिका है, इसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए निर्मित योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु जो आयोजित टेस्ट हैं उनके बारे में बात की जाएगी।
उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की क्या आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में चुनौतियां तथा निष्कर्ष। तो हम पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ, कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का क्या अर्थ है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जिसके अंतर्गत एक देश के विद्यार्थी दूसरे देश या अन्य देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तथा दूसरे देश के विद्यार्थी अन्य देश में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कहते हैं। जैसे कि हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं हायर एजुकेशन ले रहे हैं, अब उनको विदेश में पढ़ाई करने के लिए जो जाते हैं, विभिन्न जो टेस्ट आयोजित किए जाते हैं उन टेस्टों के माध्यम से विदेश में एजुकेशन लेते हैं और विदेश के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे देश में शिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया चलती है शिक्षा के हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, इसी को ही क्या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को जैसे बढ़ावा देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो किसी विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। जैसे अब की बार की जो शिक्षा दिवस की जो थीम थी उसकी थीम थी कि रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन, मतलब कोविड-19 को लेकर इसमें बढ़ावा देने के लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में ये दिवस मनाया गया 2021 में जो मनाया गया। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का विकास। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के विषय में हम दो आधारों पर बात करेंगे। जैसे इसमें एक है कि प्राचीन शैक्षिक संस्थाओं का योगदान और दूसरा है पुराने नियमों तथा कानूनों में परिवर्तन। तो प्राचीन शैक्षिक संस्थाओं का योगदान, जो कोई प्राचीन शैक्षिक संस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान जो है तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि वो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो एक ऐसा विश्वविद्यालय था कि जो विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय था और प्राचीन विश्वविद्यालय था। तो वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जाते थे जो कि अन्य कहीं देशों में ऐसे पाठ्यक्रम नहीं थे। तो इन पाठ्यक्रम जो ये पाठ्यक्रम थे इनकी जो है शिक्षा जो दी जाती थी उसके अंदर उन पाठ्यक्रमों की शिक्षा लेने के लिए जो है विदेशों से छात्र में पढ़ने के लिए आया करते थे। जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय था, इसमें लगभग विदेशी जो छात्र आते थे उस समय लगभग 10,000 या 12,000 के आसपास जो छात्र थे वो पढ़ रहे थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, और इतनी ही सीटें लगभग 10 या 12,000 के आसपास जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो सीटें थे विदेशी छात्रों के लिए वो अध्ययन करने के लिए आते थे। तो उस समय के ये विश्वविद्यालय जो है बहुत फेमस थे। इसी विश्वविद्यालयों के कारण जो है हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो भारत था वो विश्व का पहला शिक्षक था, विश्व को शिक्षा देने वाला था इन विश्वविद्यालयों की वजह से ही, क्योंकि विश्व में ऐसी संस्थाएं नहीं थी कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ये इतना योग्य जो है वो ज्ञान नहीं दे पाती थी। जैसे यहाँ के बहुत सारे जो पाठ्यक्रम है वो दुनिया में पहली बार हमारे देश में ही समृद्ध हुए हैं। जैसे कि शल्य चिकित्सा का क्षेत्र था, उसमें चरक के द्वारा जो है विकसित किया गया था। जैसे बॉडी में कोई विकार हो जाता है उसको चीर फाड़ करके उसे ठीक कर दिया जाता है। तो ये योगदान जो है वो हमारे देश का ही है इसमें। और जो विदेशी हैं वो बाद में इस क्षेत्र में अग्रणी हो गए क्योंकि उनके पास संसाधन डेवलप कर लिए। तो लेकिन जो ये विश्वविद्यालय थे उस समय तो बहुत उन्नति के शिखर पर थे, लेकिन हमारे देश में क्या हुआ कि जो विदेशी आक्रांताएं आती गई उसके बाद इन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। तो जो भारत का ज्ञान था वो नष्ट कर दिया गया
और फिर जो विदेशी आक्रांति आई, जैसे मध्यकाल आया, मध्यकाल में भी शिक्षा का विकास हुआ, लेकिन जो हमारे विश्वविद्यालय थे, जो तो इस कॉलेज थे, उनको नष्ट करके वो अपने मतलब मंदिरों में है, जैसे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया, और मस्जिदों में जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। तो मध्यकाल में जैसे इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए एक मदरसे की स्थापना की, जिसका जिसका नाम मदरसे ए नसरिया था। तो वो अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए जो है वो विदेशों से टीचरों को मंगाता था। तो विदेश से जो टीचर अरब के देशों से आते थे, और वो शिक्षा मतलब अपने बच्चों की और साथ में जो संस्थाएं थी, जैसे मकतब और मदरसे, मकतब जो उच्च शिक्षा के लिए था, तो मदरसा जो था वो हायर एजुकेशन के लिए था, तो उनमें शिक्षा का कार्य करते थे। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि ये अंग्रेजों का शासन आ जाता है। अंग्रेजों का शासन आ जाता है, तो अंग्रेज भी हमारे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, विश्वविद्यालय बनाने शुरू किए, यूनिवर्सिटियां बनाई उन्होंने। जैसे हम बात करें तो आज़ादी के बाद जो 1857 तक जो है हमारे देश में 3 विश्वविद्यालय बहुत फेमस हो चुके थे। एक मद्रास विश्वविद्यालय था, दूसरा मुंबई का विश्वविद्यालय था, और तीसरा कोलकाता का था। तो 3 विश्वविद्यालय डेवलप हो चुके थे, और इसमें हायर एजुकेशन की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे, और जो है भारत के भी छात्र उसमें पढ़ते थे, लेकिन उतना डेवलप नहीं हो पाए थे। और इसके पहले अगर हम बात करें तो देखिए, आज़ादी के पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही थी वो स्थापित हो चुकी थी, जैसे एएमयू है, बीएचयू है। 1921 में जो है एएमयू की स्टेब्लिश हो चुका था, और 1915 के आसपास जो है वो बीएचयू की स्थापना हो चुकी थी। तो इन सब विश्वविद्यालयों में जो है विदेशी छात्र भी पढ़ते थे, और हमारे देश के भी छात्र पढ़ते थे। तो इस इन विश्वविद्यालयों का योगदान जो है शिक्षा के विकास में रहा। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो पुराने नियमों तथा कानूनों में परिवर्तन। तो पुराने नियमों तथा कानूनों में परिवर्तन देखते हैं कि हम अगर देखें तो जैसे एनपी 2020 है, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, वो विश्वविद्यालय जो है हमारे देश में इस्टेब्लिश होंगे, और अपने अपनी शाखाएं खोलेंगी, अपने कैंपस खोलेंगी, जिससे कि जो विदेशों में हमारे यहाँ के छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ ना जा करके अपने देश में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। पहले ऐसे नियम नहीं थे, तो ऐसे नियमों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को डेवलप करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के विकास में देखें तो एक विश्व रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड विश्व रैंकिंग है। उस रैंकिंग की बात करें तो अभी हाल ही में 2021 में उसके द्वारा जो है रैंकिंग की गई है। 1021 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई है। उन विश्वविद्यालयों में जो है हमारे देश के जो विश्वविद्यालय हैं वो 3 विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं, लेकिन जो टॉप के 200 विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में केवल हमारे 3 विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। और जो नंबर 1 का विश्वविद्यालय है वो एमआईटी को इसमें सम्मिलित किया गया है। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूशन टेक्निकल करके कुछ ऐसे ही इसकी फॉर्म है, एमआईटी। और बाकी यूएसए के 4 विश्वविद्यालय हैं, जो लगातार फोर्थ रैंक पर आए हैं। जैसे कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, कैलिफोर्निया का विश्वविद्यालय है। तो ये विश्वविद्यालय जो क्रम से फोर रैंकिंग तक आते हैं।
जो ऑक्सफोर्ड का विश्वविद्यालय है वो 5वें स्थान पर है। तो जो ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है ये ब्रिटेन के द्वारा की जाती है। ब्रिटेन की एक कंपनी है, उसके द्वारा यह प्रतिवर्ष की जाती है। और इसके बाद हम देखें, एक रैंकिंग हुई है 2020 में हुई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से की जाती है। एनआईआरएम, एनआईआरएम नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल जो है फ्रेमवर्क है। तो इसके द्वारा की गई थी। तो इसमें जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है उसमें ये कॉलेजों की, विश्वविद्यालयों की भी रैंकिंग करती है, कॉलेजों की भी करती है, और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी रैंकिंग करती है। तो इसमें जो है एमआईटी जो है एमआईटी वो भारत में केवल जो आईआईटी है, मद्रास आईआईटी, उसे फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है। और आईआईएससी जो है उसे बेंगलुरु, उसे जो है विश्वविद्यालयों में फर्स्ट रैंकिंग आई है। कॉलेजों में देखा जाए तो एक मिरांडा भूपेंद्र सर अपना हाउस नई लॉक दिल्ली खोलिए। में। अपना लॉक खोलिए उपेंद्र सर। हाँ दिखाई ठीक दी? है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, मिरांडा हाउस करके उसे फर्स्ट रैंकिंग मिली है। तो एनआईआरएम के द्वारा देश में जो जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनकी रैंकिंग की जाती है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की अगर बात की जाए तो जो हमारे देश से जो विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और विदेशों से जो विद्यार्थी हमारे देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, उसके उस आधार पर हम इसे देखेंगे। तो जैसे हमारे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, ए आई यू और MHRD, ये ऑल इंडिया एसोसिएशन भारतीय विश्वविद्यालय संघ से कहा जाता है, कि ये जो जितने सारे विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों का एक संघ है। तो इसके द्वारा और MHRD के द्वारा जो एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें ये कहा गया है कि हर वर्ष लगभग 3 लाख छात्र विदेशों में शिक्षा ग्रहण के लिए प्रस्थान करते हैं। और आने वाले जो विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले छात्र हैं हमारे देश में, तो वो केवल 42,293 हैं। तो देखने मतलब पढ़ने जो छात्र जाते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं उनकी संख्या कम है। और सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं वो यूएसए में जाते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, उसके बाद यूके में जाते हैं। और भारत विद्यार्थियों के पंजीकरण में को लेकर के भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो घाटा है वो अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का घाटा मतलब जो आने वाले छात्र हैं उनका जो औसत है वो कम है भारत में। और एक योजना चलाई जा रही है भारतीय सरकार के द्वारा, स्टडी इन इंडिया। इसके अंतर्गत जो है 2022 तक ये कहा गया है कि ये जो विदेशी छात्र हैं इनकी संख्या 2 लाख के करीब करने की ये सिफारिश की गई है, कि अधिक से अधिक जो छात्र हैं वो भी हमारे देश में पढ़ने के लिए आए। अगर जो विदेशी छात्र हमारे देश में पढ़ने के लिए आएंगे तो सरकार का मोटिव यही होगा कि यहाँ से जो छात्र जाते हैं तो काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है सरकार को। एक अनुमान लगाया गया है कि हर वर्ष जो है देश से जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं तो लगभग 15 अरब डॉलर की जो पैसे हैं भारत के खर्च होते हैं। तो ऐसे में अगर भारत में ही जो है इस शिक्षा का डेवलप किया जाएगा, जैसे विदेशी इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाएगी, तो पैसे से इस पैसे को बचाया जा सकता है, और जो है इस और यहाँ अच्छी एजुकेशन भी दी जा सकती है। स्लाइड थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने हेतु निर्मित योजनाएं, मतलब ऐसी जो सरकार के द्वारा जो कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जिनके जिससे कि जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं वो हमारे देश में पढ़ने के लिए आकर्षित। जैसे एक ये योजना है सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना। यह योजना जो है आईसीसीआर के द्वारा क्रियान्वित की जाती है और यह लैटिन अमेरिकी तथा एशियाई देशों के छात्रों हेतु संचालित की गई है। दूसरी योजना है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। यह योजना जो है वो संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिकों और उद्यमियों तथा शिक्षार्थियों के बीच एक जुड़ाव को मजबूत करती है और इसके द्वारा जो है ताकि जो है विदेशी छात्र हैं वो हमारे मतलब देश में ये एक पढ़ने के लिए आकर्षित हैं। कनेक्ट टू इंडिया, कनेक्ट यह योजना जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के देशों के विद्यार्थियों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है स्टडी इन इंडिया। इस योजना का भी संचालन जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इस योजना के अंतर्गत जो है अफ्रीकी देशों तथा दक्षिण एशिया लगभग 35 देशों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद फेलोशिप भी प्रदान की जाती है, जैसे कि पीवी रमन फेलोशिप है। तो इसके द्वारा जो है जो वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और यह विदेशों के बीच जो है अच्छे संबंध स्थापित करती है। द्विपक्षीय समझौतों जैसे कि ब्रिटेन है, आसियान के साथ जो समझौते होते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये फेलोशिप सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। फिर है इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इस योजना के तहत जो है सरकार का उद्देश्य आईआईटी और जो भारतीय विज्ञान संस्थान है आईआईएससी जैसे तो उनको सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से जो इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान करना होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो चुनौतियां आती हैं जैसे आईआईएम आईआईटी कॉलेज हैं, आईआईएम कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में जैसे इन कॉलेजों की जो समस्याएं उनको समाधान करने के लिए जो इस योजना को सरकार के द्वारा चलाया जाता है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयोजित टेस्ट। जो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो हमारे देश से जो विद्यार्थी बाहर जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो विदेशों के द्वारा जो है कुछ टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। उन टेस्टों के आधार पर ही जो है हम यहाँ यहाँ के जो विद्यार्थी हैं छात्र हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला है कि सैट सैट जो है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट इसे कहा जाता है। क्या जो टेस्ट है वह 12वीं के बाद हम दे सकते हैं। 12वीं के बाद हम सेट की परीक्षा दे सकते हैं और इस परीक्षा में जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक रीडिंग टेस्ट होता है और रीडिंग और राइटिंग टेस्ट होता है, दूसरा जो है वो मैथ का टेस्ट होता है। तो रीडिंग और राइटिंग टेस्ट होता है वो उसमें रीडिंग की क्षमता देखी जाती है और राइटिंग की क्षमता देखी जाती है। एक कंप्यूटर बेस्ड होता है और इसका जो एक पार्ट है मैथ का तो इसके द्वारा जो है मैथ के दो पार्ट भी होते हैं जिसमें एक पार्ट होता है कि आप उसमें कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं और एक पार्ट होता है कि आप उसमें कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट है इसका जो पूर्णांक होता है 1600 का होता है और इसमें जो दो पार्ट होते हैं 800 नंबर के जो है पार्ट होते हैं।
और ये जो इसके जो समय अवधि है, ये 3.5 घंटे का टेस्ट होता है। और जैसे नंबर आपके आते हैं उसी के अनुसार विदेशों में, विदेशी यूनिवर्सिटियों में आपको एडमिशन मिलता है। दूसरा है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, GER। GER जो है ये ETS नामक संस्था कंडक्ट करवाती है। GER एजुकेशनल ट्रेनिंग सर्विस, इसके द्वारा आयोजित की जाती है। यह लगभग 150 देश इसे 150 150 के आसपास जो है देश इसे प्रेफरेंस देते हैं कि जैसे आप वहाँ पर इस परीक्षा के माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं तो लगभग या 150 देशों में ये इसे प्रेफरेंस देते हैं। इसकी आवश्यकता जो है डिग्री करने के लिए, जैसे मास्टर डिग्री है, GER मास्टर डिग्री के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। मास्टर डिग्री और जैसे के बाद जो ग्रेजुएट करने के बाद जो आप परीक्षा देते हैं मास्टर डिग्री के लिए, उसके लिए इस टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, GMAT। जी GMAT यह जो टेस्ट है, इसके द्वारा जो है जो MBA जो लोग करते हैं वो विदेशों में वो MBA कर सकते हैं GMAT के द्वारा। MBA जैसे कुछ भारत में भी यूनिवर्सिटीज हैं GMAT मांगती हैं, जैसे कि इंदौर में है, इंदौर में IIM कॉलेज है और MBA करने के लिए GMAT मांगता है। अगर आपका GMAT हो गया है तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं और विदेशों में भी पढ़ सकते हैं। फिर अगला है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, PET। ये पेट जिसे बोलते हैं पेट, तो यह लगभग 150 देशों में ये भी मान्य है। पेट परीक्षा आप दे सकते हैं। पेट के पेट पेट अगर आपका हो जाता है तो आप जैसे ये अमेरिका है और कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों में हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। तो इसमें जो है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग को टेस्ट किया जाता है। ऐसे एग्जाम कराए जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और आमने सामने इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के माध्यम से आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को टेस्ट किया जाता है। अब फिर अगला है आइल्स। आइल्स आइल्स का एग्जाम, आइल्स के माध्यम से भी जो है छात्र जो है विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल टेस्टिंग सिस्टम, इसकी जो है 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। एक एकेडमिक आइल्स होता है, एक जनरल होता है और एक UK वीजा के लिए होता है। तो जो एकेडमिक आइल्स होता है इसके माध्यम से आप UG और PG के लिए यदि करना चाहते हैं तो विदेशों में आप UG और PG कर सकते हैं आइल्स टेस्ट से। और जो जनरल ट्रेनिंग होती है इसमें जो है 12वीं के बाद 12वीं के बाद आप यदि 11 और 12 की क्लास करने के बाद यदि बाहर जाना चाहते हैं तो इसकी आपको आवश्यकता होगी। जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क भी आप करना चाहते हैं किसी कंपनी में या जॉब करना चाहते हैं तो अगर आपके पास आइल्स है और आइल्स का सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। फिर टोफेल होता है। टोफेल ये हायर एजुकेशन के लिए नहीं होता है, इसमें केवल 10th आप क्वालिफाई करके वहाँ अगर
ट्वेल्थ की 11th की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो टफल के द्वारा जा सकते हैं। फिर एक्ट होता है एक, एक्ट ये अमेरिकन अमेरिकन टेस्ट है। एक्ट के द्वारा भी आप विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। अब अगला है हमारा उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता। कि उच्च शिक्षा को भारत में अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की क्या आवश्यकता है। इसके अंतर्गत जैसे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जैसे हमारे देश में जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनकी क्वालिटी जो है उनकी जो क्वालिटी है वो उतना अच्छी नहीं है जो विदेश में जितने उच्च शैक्षिक जो संस्थान है जिनकी क्वालिटी विदेश में जितनी अच्छी है उसकी तुलना में हमारे पास जो है संसाधन नहीं है। तो तो जब क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है तो जिसके कारण जो छात्र हैं विद्यार्थी हैं वो विदेशों की ओर आकर्षित होते हैं और वहाँ जाकर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ का जो ज्ञान है वो विदेशों की ओर जो है आकर्षित होता है और वहीं पर वो छात्र जो है रह जाते हैं और वापस नहीं आ पाते। अगर यही क्वालिटी हमारे देशों में के विश्वविद्यालयों में डेवलप हो जाएगी तो जो ज्ञान है वो विदेशों की ओर ना आकर्षित होकर के वो हमारे देश में ही रहेगा और जिससे जो है हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो इस उच्च शिक्षा की सुधार करने के लिए आवश्यकता है तभी जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र वो हमारे देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर्षित होंगे। दूसरा है नवीन शिक्षा तकनीकी के विकास के लिए आवश्यक। नवीन शिक्षा तकनीकी के विकास के लिए आवश्यक जो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है हमारे विश्वविद्यालय अभी पीछे हैं और कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर न तो प्रयोगशालाएं हैं और न ही अच्छे पुस्तकालय हैं और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी की जो सामग्री होती है वो हमारे देश के द्वारा है जो विदेशों से मंगवाना पड़ता है। इतने अच्छी टेक्नोलॉजी जो है हमारे देश में उपलब्ध नहीं है जिसके कारण ऐसा होता है कि जो विदेशी छात्र हैं वो हमारे देश की एजुकेशन ले न लेकर के वो अपने देश में ही रहते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे देश की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए विश्वविद्यालयों की तो हो सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं वो इसलिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए आकर्षित हों। फिर तीसरा है अनुसंधान क्षमता के विकास के लिए आवश्यक। अनुसंधान क्षमता के लिए अनुसंधान क्षमता जो है हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो अनुसंधान करने की क्षमता है तो उस क्षमता में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो सरकार का भी होता है और शिक्षक का भी होता है और छात्र का भी होता है। तो इस अनुसंधान करने की क्षमता को यदि डेवलप करना है तो उसमें छात्र का भी सहयोग होना चाहिए। जैसे कोई रिसर्च की जाती है तो उसमें जैसे हम लोग एमएड करते हैं पीएचडी करते हैं और एमएड करते करते कहीं जॉब भी कर रहे हैं और पीएचडी करते करते कहीं जॉब भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो टीचर है उसको पैसे दे दिए जाते हैं और हमें डिग्री मिल जाती है। तो इस तरीके से जब डिग्री को वितरित किया जाएगा तो अनुसंधान
जो क्षमता है उसे विकसित नहीं किया जा सकता है। और छात्रों का भी इसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे छात्र होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य नहीं करते हैं, कहीं नकल कर लेते हैं, कहीं जैसे बहुत सारी मार्केट है, मार्केटों से जो रिसर्च करने के लिए जाता है दिया जाता है उसको खरीद लेते हैं, उसके बाद उसे जमा कर देते हैं। तो जो इस तरीके से जो अनुसंधान निकल के सामने आता है तो वो ठीक नहीं होता है। तो जब हमारे विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की क्षमता को डेवलप किया जाएगा, तब ये भी विदेशी छात्रों के आकर्षण का जो है केंद्र बनेंगे। अगला है विभिन्न देशों के मध्य सहभागिता की नीति का पालन करना। तो जैसे बहुत सारे देशों के बीच जो मित्रता का व्यवहार है और वो होना चाहिए। इससे भी जो है शिक्षा हायर एजुकेशन में सहायता मिलती है। जैसे कोई भी एक समस्या आती है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई ये शिक्षण सामग्री है हमारे देश के लिए आवश्यक है, तो हमारे देश में वो उत्पादित नहीं हो रही है, तो हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो हमारे जो तालमेल अच्छे होंगे तो सामग्री हमें उपलब्ध हो जाएगी। जैसे हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें सहभागिता की नीति, जैसे 2020 नीति आई, तो इसमें एक सहभागिता की नीति को प्रदर्शित किया गया है। जैसे टॉप 100 यूनिवर्सिटियों को जो है भारत में जैसे बुलाने की बात सरकार के द्वारा कही गई है, तो ये एक सहभागिता ही है कि विदेशी यूनिवर्सिटी जो हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आएंगी, तो उससे जो है हमारे जो टीचिंग स्किल में है वो डेवलप होगा और आय का स्रोत भी बनेंगी। तो उसमें यही कहा गया है कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें भारत में शिक्षा देने के लिए ये आकर्षित किया जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में चुनौतियाँ। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में क्या चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों की बात की गई है इसमें। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की चुनौतियों में वित्तीय निवेश और फंड की चुनौती। वित्तीय निवेश और फंड की चुनौती, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में एक सबसे बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। जैसे कि यह कोठारी आयोग में भी कहा गया था कि ये जो जीडीपी का है वो 6% हमारे देश की एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए। और यही जो है 1968 पॉलिसी जब आई तब उसमें भी यही बात कही गई, और उसके बाद जितने भी पॉलिसी आ रही हैं उसमें 6% की बात कही जा रही है। लेकिन हम लोग उतना जो है हमारे देश के द्वारा जो है शिक्षा पर व्यय नहीं किया जाता है, सरकार उतना व्यय नहीं कर पाती है, 3%, 3.5% के आसपास ही रह जाती है। तो जब तक पूरी तरीके से वित्तीय निवेश नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा का जो है विकास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमारे अंदर क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, लेकिन जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो बिना संसाधनों के हम कोई रिसर्च नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। तो अधिक से अधिक यदि सरकार के द्वारा अधिक से अधिक इस पर व्यय किया जाएगा तो हायर एजुकेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा इसमें। दूसरा है शिक्षकों के पलायन की समस्या। शिक्षकों के पलायन की समस्या इसके अंदर के अंतर्गत बात की जाए कि देखा जाए तो हमारे देश से जो है बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो विदेशों की ओर पलायन हो रहे हैं। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन में एक चुनौती है। जैसे आई जैसे आईआईटी और आईआईएम जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं, इनमें कॉलेज भी बहुत हमारे देश में कम है, और कॉलेज भी हमारे देश में बहुत कम है। तो जिससे इसमें लाखों छात्र जो है हर वर्ष एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं,
एग्जाम देने के बाद जो योग्य छात्र हैं, जैसे योग्य छात्र हैं और उनका एडमिशन इसमें नहीं हो पाता है, तो वो जो विदेशी एग्जाम होते हैं जैसे आइल्स है, टेट है, सेट है, टफेल है, और इस तरीके के जो एग्जाम देते हैं और विदेशों में जो है अपनी एडमिशन ले लेते हैं, तो और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वहाँ विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यार्थी तो जाते हैं, विद्यार्थियों के साथ साथ क्या होता है कि जो शिक्षक भी होते हैं उनका भी पलायन हो जाता है। जैसे यहाँ यहाँ का जो वेतन है और वहाँ का जो वेतन है, यहाँ के वेतन से वहाँ के वेतन में बहुत अंतर है। वहाँ डॉलर चलता है तो यहाँ पर हाई वेतन हो जाता है। अगर वहाँ का हम पैसा हमें प्राप्त करते हैं तो शिक्षक भी वहाँ पर चले जाते हैं। जैसे कि MIT इंस्टीट्यूट है, वहाँ हमारे देश के एक प्रोफेसर हैं बनर्जी, कोई बनर्जी करके हैं, वो वहाँ पर इंस्टीट्यूट में उस इंस्टीट्यूट में शिक्षा दे रहे हैं। तो ये भी एक समस्या हमारे सामने आ रही है। और इसके अंतर्गत एक समस्या आ सकती है कि जैसे हमारे देश में अगर नई यूनिवर्सिटियां विदेशी स्थापित हो जाएंगी तो जो शिक्षक हैं, तो जो हाई क्वालिटी के शिक्षक हैं, वो शिक्षक उनका जो वेतन भी हाई होगा तो वो अपने देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ना करके जो है वो इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा दे सकते हैं। तो ये भी समस्या है एजुकेशन में आ सकती है। अकादमिक स्वायत्ता की चुनौती। अकादमिक स्वायत्ता की चुनौती की यदि बात की जाए तो जो हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, वो पूर्ण रूप से देखा जाए तो स्वतंत्र नहीं है। पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र नहीं है कि वो कोई भर्ती कर सकते हो या फिर अपना कोई पैमाना निर्धारित कर सकते हो, या एडमिशन को लेकर के देखा जाए तो उसमें भी हस्तक्षेप किया जाता है। तो जब तक विश्वविद्यालयों को उनको पूर्ण रूप से स्वायत्ता नहीं दी जाएगी तब तक इस तरीके की समस्याएं आती रहेंगी। रोजगार के अवसरों से संबंधित चुनौती है। रोजगार के अवसरों से संबंधित चुनौती है कि जैसे हमारे यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, जो IIT है, जो IIM है, उनमें जो छात्र पढ़ते हैं इस पढ़ने के बाद वो उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है देश में, तो वो क्या करते हैं कि वो क्योंकि वहाँ रोजगार की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ कंपटीशन भी बहुत कम है। तो यहाँ अगर छात्रों को रोजगार मिलता रहेगा तो विदेशों की ओर वो जाने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। तो रोजगार न मिल पाने की भी हमारे सामने एक चुनौती है। और उपयोगी, अगला हम देखें तो उपयोगी संसाधनों की कमी। हमारे देश में जो अधिकतर विश्वविद्यालयों में देखा जाए तो जो संसाधन है उनमें कमी है। जैसे तो हमारे पास अच्छे पुस्तकालय नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है, स्मार्ट क्लासेस नहीं है और औद्योगिक उपकरण भी नहीं है। तो इन उपकरणों के अभाव के कारण तो होता यह है कि जो हमारा सैद्धांतिक ज्ञान है उसमें वृद्धि नहीं हो पाता है, और ज्ञान में वृद्धि ना होने के कारण जो है विद्यार्थियों का जो भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष है का विकास नहीं हो पाता है। कहीं कहीं देखा जाए तो कहीं मतलब गंभीर है कि वहाँ ना तो बैठने की व्यवस्था है, और बैठने की व्यवस्था है तो वहाँ केवल एक ही कक्ष है और उस कक्ष में सारे विद्यार्थी बैठते हैं, और उसके बाद वहाँ जब बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो शिक्षण कार्य भी ठीक नहीं हो सकता है। वो बिल्डिंग देखा जाए तो बिल्डिंग भी ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट की जो है वो बहुत खराब है। तो संसाधनों का जो
रोल होता है वो हमारे अनुसंधान पर भी पड़ता है। क्योंकि अनुसंधान के लिए हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए। और 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 अगर लगन और ईमानदारी के साथ साथ अगर हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो हम अनुसंधान नहीं कर सकते। तो ये चुनौतियाँ हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में। चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों को अगर सरकार के द्वारा ये फैसिलिटियाँ प्राप्त की जाए तो मुझे लगता है कि शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन को बढ़ाया जा सकता है। और निष्कर्ष, लास्ट में हमारा निष्कर्ष में बात करें तो जैसे देखा जाए भारत की जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं वो अंतर्राष्ट्रीयकरण को अंगीकार करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। लेकिन जो देखा जाए तो ये जो समस्या हम लोगों के सामने आ रही है कोरोना के समय, इसमें जो है पूरी शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दी गई है। तो आगे से अगर सरकार ये करे कि सरकार को इसमें कुछ सुधार करने के लिए, इस पर बढ़ावा देने के लिए कुछ आयोगों का भी गठन करने की आवश्यकता है। संस्थान यदि कोई ऐसा आयोग गठित करे जो पूरे देश के लिए, पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन पर काम करे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन को बढ़ाया जा सकता है। हाँ उपेंद्र, हाँ ठीक है। आपने थोड़ा सा वो इटैलिक नहीं किया, इसमें देखिए आपका। हाँ, इटैलिक नहीं हाँ इटैलिक नहीं किया आपने। ठीक। कर देंगे। पहली तो मुझे आपको एक सुझाव देना है उपेंद्र, आपने बहुत अच्छा काम किया, तारीफ भी करनी है। आपका सुझाव ये है आपके लिए कि आप थोड़ा सा जोश में पढ़ाया करिए, मतलब प्रेजेंटेशन दिया करिए। अगर आप बहुत ऐसे उससे करेंगे निष्क्रिय होके, तो स्टूडेंट्स तो वैसे भी बोरियत फील करते हैं लेक्चर में, तो इस तरीके से तो और बोरियत फील करेंगे। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें तो ऐसी चीज़ें, व्यवहारिक चीज़ें हैं सारी, जो सभी लोगों को पता है, और आप बोलेंगे तो शायद और अच्छा लगेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ अच्छाई ये है, आपकी तारीफ है कि आप शुरू में जब मैंने ये टॉपिक दिया था आपको, तो आप ये पूछ रहे थे मुझसे कि इसका कंटेंट नहीं मिल पा रहा, और वास्तव में ये चीज़ें ऐसी थी जो ढूंढ ढूंढ के लाने वाली। तो आपने जो भी चीज़ें लाए इधर उधर से कलेक्ट करके अच्छी तरीके से तैयारी की आपने इस चीज़ की। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमें कोई टॉपिक बुक में वैसे के वैसा ही मिल जाता है, और हम लोग उसको 2 बुक से या 1 बुक से उतार देते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात तो जब होती है, असाइनमेंट वर्क ही उसे कहा जाता है, जब स्टूडेंट उसको ढूंढ ढूंढ के लाता है और फिर ढूंढ कर ऐसी कंटेंट सामने रखता है जो क्लास को भी उसका फ़ायदा होता है, और वाकई में उसकी काबिलियत भी दिखती है कि उसने कितनी मेहनत की है। तो इस चीज़ के लिए आपकी तारीफ़ की जाएगी कि आपने सारी चीज़ों को जोड़ा और यहाँ पे प्रेजेंट किया उसको। बहुत अच्छा रहा आपका। ठीक है, बस यही सुझाव है आपका कि आप सही बोल रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो इतना उससे निष्क्रिय होके बोल रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी-सी ठीक है। कम्युनिकेट नहीं करती है। ठीक है, उस ना, पे थोड़ा-सा ध्यान देना। ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है। नेहा, आपको एक काम करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में और मेजरमेंट में जो लोग रह गए हैं उनका एक ऑर्डर बना दीजिए, उन लोगों से पूछ कर ही कि आप किस-किस दिन प्रेज़ेंट करेंगे, ठीक है? और वो मुझे ऑर्डर 5-6 लोग होंगे इसमें और उसमें, तो वो मुझे दे दीजिए, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? जब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना और वो लिस्ट बना के मुझे दे देना, जो लोग रह गए। यस सर। यस सर, मेजरमेंट में 7 लोग रह गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में 4 लोग रह गए हैं। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं कल, और अब ये कोशिश। हाँ, बोलिए, बोलिए। यस बोलिए। सर, कुछ पूछना है? हाँ, पूछेंगे हम लोग